जय हिंद साथियों, मैं जय ओझा स्वागत करता हूं आपका तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, करंट अफेयर का सेशन रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम्स के लिए जरूरी होंगे, यानी एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे। ठीक है बच्चे, तो एक एक क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करेंगे, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे। आप देखेंगे कितनी आसानी से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट अफेयर्स सभी में जरूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है पहला। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 seeks to amend which article of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का जो बिल 130th बिल पास हो रहा है हमारे संविधान का, अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट का मतलब होता है जो संविधान में चेंजेस होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 130th अमेंडमेंट बिल 2025 अभी पास हुआ नहीं है, पेश किया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट में पेश किया गया है। अमित शाह ने कहा है कि भाई साहब ये 130th अमेंडमेंट बिल हम पास करने वाले हैं, पास हुआ नहीं है। याद रखना, कोई भी बिल तभी लॉ बनता है जब वो पार्लियामेंट में पास हो जाए, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे, तब वो लॉ बन जाता है। बिल होता है कि प्रोसेस में चल रहा है, जब तक उसको बिल बोलते हैं। तो ये अभी बिल है, यानी कि अभी कानून बना नहीं है, एक्ट बना नहीं है, लॉ बना नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो 130th अमेंडमेंट बिल 2025, ठीक है, अभी पेश किया गया है। तो ये क्यों पेश किया गया है, किस आर्टिकल में चेंज करने के लिए पेश किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 75, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ठीक है, देखिए बच्चे, कल आज 21 तारीख है ना, तो 20 अगस्त को हुआ क्या, एक इंपॉर्टेंट फैसला। ठीक है, 20 अगस्त को इंपॉर्टेंट फैसला क्या हुआ है कि अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक बिल पेश करने जा रहे हैं। ठीक है, हम एक बिल पेश करने जा रहे हैं जो क्या करेगा, 3 आर्टिकल्स को रिमूव कर देगा। 3 आर्टिकल्स को रिमूव क्या कर देगा, ठीक, रिमूव नहीं करेगा, उसमें चेंजेस कर देगा। 3 आर्टिकल को चेंज करेगा, यानी कि 3 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लेकर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब वो 3 आर्टिकल्स कौन कौन से हमारे संविधान के, याद रखिएगा। पहला आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल 75। ठीक है, उसके बाद दूसरा आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल 164 और तीसरा आर्टिकल होगा आपका 239 ए। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें चेंजेस करने का प्रस्ताव रखा है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अब क्यों रखा है, क्या है, देख लेते हैं एक बार। देखिए, आर्टिकल 75 में क्या है, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है, हमारे जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, याद रखना, ठीक है, उनसे रिलेटेड रूल्स हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड रूल्स हैं, जैसे कि उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गया, सैलरी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनका काम क्या है, इससे रिलेटेड हो गया, याद रखना। ठीक है, मतलब ये आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई साहब जितने भी मंत्री हैं यूनियन लेवल के, जो केंद्र में बैठे हैं, ठीक है, वो मंत्रियों की सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके काम, या फिर उनसे रिलेटेड उनका कार्यकाल कितने टाइम का होगा, कितने टाइम तक वो कार्यकाल में रह सकते हैं, कितने टाइम तक रूल कर सकते हैं, मतलब उनसे जुड़े हुए सारे के सारे रूल रेगुलेशन आर्टिकल 75 में दिए हुए हैं, ये बात याद रखना। आर्टिकल 64 में सेम रूल रेगुलेशन है, लेकिन स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी सैलरी, उनके अपॉइंटमेंट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में आर्टिकल 164 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चे, 239 जो है, जो मिनिस्टर्स दिल्ली के हैं, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए ये आर्टिकल दिया हुआ है, दिल्ली के मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए, तो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 75, 164 एंड 239 ए, इन तीनों आर्टिकल्स में चेंजेस लाने हैं, ये कहा गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, अब चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब अमित शाह ने कहा है कि देखो, क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा हमारे देश में नेता बन के बैठे हुए हैं, तो इस चीज पे रोक लगाने के लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो अमित शाह ने क्या कहा है कि देखो, आपको वो रूल पेश करना है, पास करना है हमें, जो कि अगर कोई नेता 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन तक लगातार, ठीक है,
लगातार जेल में रहे, ठीक है, जेल में रहे, याद रखना, लगातार जेल में रहे तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या कोई भी मिनिस्टर हो। ये प्रस्ताव रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एमपी के सीएम मोहन यादव जी 30 दिन तक किसी तरीके से या किसी इल्जाम में जेल में रह जाते हैं तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल यह आता है कि सर जेल में तो निर्दोष लोग भी चले जाते हैं, हो सकता है कि वो जो इल्जाम उन पे लगाया गया है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि हाँ भैया इल्जाम है, इल्जाम प्रूफ होता है कि नहीं होता है, कन्विक्शन है कि नहीं है, ये भी तो सवाल आता है। हो सकता है कि अब देखो भारत ऐसा देश है जहां पे मुकदमे 10-10 साल चलते हैं भाई, 20-20 साल चलते हैं। आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो दोषी है कि नहीं है? कई बार तो भैया 30-30 साल जेल में रहने के बाद प्रूफ होता है कि नहीं नहीं ये तो निर्दोष था। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपने यहाँ पे फैसला दे दिया 30 दिन लगातार अगर जेल में रह गया, ठीक है, तो वो पद छोड़ेगा, और अगर वो पद नहीं छोड़ता है तो राष्ट्रपति जबरदस्ती उसे उस पद से हटा देंगे, ऑटोमेटिकली उनका पद खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। तो भाई 30 दिन जेल में रहने के बाद अगर वो निर्दोष साबित हो जाता है तो वो आके रीअपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि वो रीजॉइन करेगा, लेकिन फिलहाल तो उसे अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। ये बात आप याद रखना। किन मंत्रियों की बात हो रही है? जो आर्टिकल 75 में आ रहे हैं यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स, जो आर्टिकल 164 में आ रहे हैं यानी कि स्टेट मिनिस्टर्स, और जो आर्टिकल 239 AA में आ रहे हैं दिल्ली के मिनिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए हो गया। तो 30 दिन जेल में रहने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? पद छोड़ना पड़ेगा, और दोबारा लौटोगे तो उसी सम्मान के साथ आपका स्वागत किया जाएगा, रीजॉइनिंग दे दिया जाएगा अगर आप निर्दोष साबित होते हो तो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? चलिए एक और क्लॉज यहाँ पे डाला गया है कि किस जुर्म में सर, चोरी के जुर्म में अगर मैं चला गया, ठीक है, तो 30 दिन के लिए, या फिर कोई ऐसा झूठ मूठ का फ्रॉड लग गया उस पर चला गया, नहीं, उसी मामले में आपको जेल जाना है जिस मामले में सजा 5 साल तक की हो सकती है। सजा 5 साल तक की होगी, उसी मामले में आप जब जेल जाओगे तो ही आपको पद छोड़ना है। ये पॉइंट आप यहां पे याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट? तो जो हमारा आर्टिकल 75 जो कि आंसर में दे रखा है, वैसे तो तीनों के तीनों आर्टिकल हैं, ठीक है, 75, 164 एंड 239 AA, बट यहां ऑप्शन में आर्टिकल 75 है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 75 में परिवर्तन, चेंजेस किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, याद रखना। ठीक है, और ये कौन सा अमेंडमेंट है? 130th अमेंडमेंट बिल। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी। वैसे तो वही सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा देता हूं। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है बिल चेंज होगा। ठीक है, विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 75 में जो कि यूनियन मिनिस्टर्स की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 164 जो कि स्टेट मिनिस्टर्स की बात करता है, यानी कि अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रियों की बात करेगा, और 239 दिल्ली के मंत्रियों की बात करेगा, दिल्ली के सीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। क्लियर पॉइंट? अब इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी है ना, तो यूनियन टेरिटरी में भी जो मंत्री लोग हैं, ठीक है, वो भी इस लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के भी मिनिस्टर सारे इसमें आ जाते हैं। यानी ऑल ओवर इंडिया में जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट के हो, सेंटर के हो, यूटी के हो, जेएनके के हो, कहीं के भी हो, सब इस दायरे में आने वाले हैं। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे प्रपोजल क्या रखा गया है कि अगर तो 30 दिन आप कस्टडी में रह जाते हो तो आपका ऑफिस लॉस हो जाएगा, और ये पूरे सभी मिनिस्टर्स पे लागू होता है। याद रखना, सेंटर, स्टेट, यूटी एंड जेएन के हर एक मिनिस्टर्स पे लागू होगा। बच्चे जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं ना, वही मैं पीडीएफ में भी लेके आता हूं ताकि आप लोगों को चीजें इजीली अवेलेबल करा सकूं, इजीली आपको चीजें मिल सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, कि मेरा ये चैनल बहुत नया है, ठीक है, अभी हमने शुरुआत किया है, एंड ट्रस्ट मी गाइज बहुत मेहनत लगती है आप तक ये कंटेंट डिलीवर करने में, क्योंकि इजी लैंग्वेज ढूंढना होता है। ठीक है, आपको पता है यहाँ तक आने में बहुत चीज़ें लगती हैं, मेहनत लगती है, इजी लैंग्वेज ढूंढना पड़ता है कि किस इजी लैंग्वेज में हम आपको चीज़ें डिलीवर करें, किस तरीके से आपको समझ में आए, कितने सारे ऑप्शंस में से हम कोई एक बेटर ऑप्शन चुनते हैं, प्रैक्टिस लगती है, बहुत मेहनत लगता है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर इस लेक्चर के माध्यम से जरा सा भी आपको इंफॉर्मेशन दे पाया हूं, तो हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना बच्चों। अपने कुछ दोस्तों को जरूर बताना, 5-6 दोस्तों को बता दो, सभी मिलकर 5-6 दोस्तों को बता दोगे तो इनफ है, ठीक है। मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2025 अमेंड्स व्हिच एक्ट, यानी कि खान एंड खनिज संशोधन विधेयक 2025 किस अधिनियम में संशोधन करता है, ठीक है। देखिए यहां पे अभी एक नया बिल पेश हुआ है, ठीक है, बिल पेश किया गया है 2025, ठीक है। कौन सा बिल है? माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2025, ठीक है। ये अमेंडमेंट है, याद रखना अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चे, जो शब्द हम बोलते हैं ना अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन, ठीक है। यानी कि हमको एग्जिस्टिंग जो पहले से ही कानून है ना उसी में चेंजेस करने हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक अमेंडमेंट बिल है, यानी कि पुराना कानून है उसी में परिवर्तन करना है आपको, उसी में आपको चेंज करने हैं। तो यहां पे आप बताओ इनमें से कौन सा वो कानून है। और याद रखना साफ, खान एंड खनिज, ये कोयला वगैरह, कोबाल्ट, आयरन और, ठीक है, बॉक्साइट, ये जो जमीन से निकलते हैं ना खनिज पदार्थ, ठीक है, उनसे रिलेटेड कानून है, ठीक है। तो किस कानून को चेंज किया जाने का ये बिल है? माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1950, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, मिनरल्स माइनिंग एक्ट 1960, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट 1955। द करेक्ट आंसर इज बच्चे बी, ठीक है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, ठीक है। अब देखिए ये जो कानून था 57 वाला, ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस थे और ये अमेंडमेंट जो चेंज होके आने वाला है इसमें क्या क्या चेंजेस हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए और ये करता क्या था, ठीक है, याद रखना इसमें ना आपको एक चीज दिखाई देगा, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है ना, किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान लो ये पूरा एक क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा एक क्षेत्र है जिसमें कोयला भी है, कोयला भी मिलता है, याद रखना कोयला भी मिलता है, आयरन ओर भी मिलता है, ठीक है, आयरन ओर भी मिलता है, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट भी मिलता है, ठीक है। ये एक एरिया है, जैसे मान लो झारखंड का ही कोई एक एरिया मान लेते हैं, ये एक एरिया है, ठीक है, याद रखना। तो ये जो कानून है ना, इस ये देखिए ये तो देश की संपत्ति है ना, कोयला देश की संपत्ति है, आयरन और देश की संपत्ति है, बॉक्साइट देश की संपत्ति है, सिल्वर गोल्ड सब देश की संपत्ति है जो कि हमें खनिज पदार्थ के रूप में जमीन से मिलता है ना। तो इसका रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा ना, तभी तो इसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। वरना तो भैया मेरे गांव में निकल गई सोने की खान, ठीक है, मतलब मेरे गांव में निकला है, मेरी जमीन में निकला है तो मैं ही इसका मालिक हूं, नहीं, आप मालिक नहीं हो, हमेशा कंट्री मालिक होती है, चाहे जमीन आपकी क्यों ना हो। हाँ आपकी जमीन के आपको पैसे मिल जाएंगे वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मालिक कौन होता है? कंट्री होती है, ठीक है, हमारी सरकार मालिक होती है। तो सरकार अपनी चीजों को चलाने के लिए एक्ट पास करती है, कानून पास करती है। तो इन खनिज पदार्थों के पे किसका अधिकार होगा, उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उनको कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, उनका प्रोसेस कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था 1957 में। क्लियर बच्चे? यहाँ पे उसी एक्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो एक्ट है इसमें क्या हुआ करता था, 2-3 बातें ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी पुराना एक्ट है तो आप समझेंगे तभी तो समझ में आएगा ना बच्चे कि उसमें चेंजेस क्या हुए हैं, ठीक है, याद रखना। इन सब में एक, अब देखो गवर्नमेंट डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, गवर्नमेंट डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो गवर्नमेंट यहां पे 3 चीजें याद रख लें, ठीक है। ये देखिए एक तो ये रहा वो एरिया, ठीक है, एरिया यानी कि मिनरल्स की मैं बात कर लेता हूं, क्या मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स एरिया, जहां पे ये एरिया है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक ये गवर्नमेंट है भाई, ठीक है, जिसका अधिकार है उन मिनरल्स पे। अब यहां पे निकला है मान लो आयरन है और गोल्ड निकला है, कुछ भी निकला है, कोयले निकले हैं, तो सरकार का अधिकार उस पे है। तो सरकार क्या करेगी, यहां पे ना नीलामी करेगी, ठीक है, ऑक्शनिंग करेगी कि भैया वहां से कौन निकालना चाहता है बता दो, तो कंपनियां जाएंगी और बोली लगाएंगी कि भैया मैं इसको खरीदना चाहता हूं 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है, 2000 करोड़ 5000 जितना भी मैं खरीदना चाहे, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, याद रखना ये जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो खरीद लेंगे, ये पूरा एरिया लीज पे ले लेंगे, खरीदेंगे नहीं, लीज पे ले लेंगी। तो गवर्नमेंट इनको क्या दे देगा, लीज पे दे देगा कि भैया इन कंपनी को कि तुम जाओ और वो मिनरल तुम्हारे हैं, अब तुम वहां से निकाल सकते हो, और बदले में ये इसको पेमेंट दे देगी, गवर्नमेंट को क्या दे देगा, पेमेंट दे देगा। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे पेमेंट दे देगा। ये तो गवर्नमेंट और कंपनी के बीच की बात हो गई। अब ये मिनरल्स निकालने जब जाएगा तो ये क्या करेगा, मिनरल्स निकालेगा, ठीक है, मिनरल्स निकाल लेगा क्योंकि उस एरिया का लीज ये पहले ही ले चुका है उस एरिया के लीज पे।
लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये मिनरल्स को ढूंढा किसने, वो कौन सा प्राणी था जिसने इस मिनरल को ढूंढा है। तो ठीक है, तो एक ट्रस्ट होती है, ठीक है, एक ट्रस्ट बीच में आ जाएगा, याद रख लेना, ठीक है, एक ट्रस्ट या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की ही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि तुम ढूंढो मिनरल्स कहाँ कहाँ है। अब मैं भाई सीएम हूं, मैं थोड़ी ढूंढूंगा जाके, मेरे मंत्री मंडल थोड़ी जाके ढूंढेगा, तुम जाके ढूंढो। तो एक ट्रस्ट, एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है, उसको काम दिया गया कि जाके मिनरल्स ढूंढो। तो इसी ट्रस्ट ने ये मिनरल्स ढूंढे थे, इसी ट्रस्ट ने मिनरल्स ढूंढे थे और गवर्नमेंट को बताया था कि हाँ भाई ये मिनरल्स मिल गए हैं। तो गवर्नमेंट कंपनियों को बोलेगी हाँ भैया मिनरल्स मिले हैं, आ जाओ और बोलियां लगाना शुरू कर दो। बोली लगेगी, वो मिनरल्स किसको मिल जाएंगे, वो मिनरल्स किसको मिल जाएंगे, कंपनी को, और गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। अब सर ये ट्रस्ट क्या करता है, तो ट्रस्ट को क्या फायदा होता है, ट्रस्ट अपना खर्चा कैसे निकालेगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ट्रस्ट को पैसा नहीं देती है, ठीक है, ट्रस्ट के पास कैसे पैसा आएगा, ये जो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा ना, जितना भी प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, उसका 2%, ठीक है, कंपनी किसको दे देगी, ट्रस्ट को देगी। क्लियर है पॉइंट, कंपनी किसको दे देगी, 2% ट्रस्ट को देगी, ठीक है। ये हमारे इस एक्ट में था 1957 वाले एक्ट में, ठीक है। लेकिन चेंजेस क्या हुए कि ये 2% से बढ़ाकर अब कर दिया गया है 3%, ठीक है। यानी कि जो ट्रस्ट का जो रॉयल्टी था, रॉयल्टी कहते हैं इसको हम लोग, जो ट्रस्ट की जो रॉयल्टी थी ना बच्चे, ठीक है, रॉयल्टी थी वो 2% थी पहले, जिसको बढ़ा के अब 3% कर दिया गया है। किस बिल में, ये 2025 वाले बिल में। पहला तो ये चेंज किया गया है, ठीक है। मैं सारी चीजें पीडीएफ में भी आपको बताऊंगा, तो आपको धैर्य रखना है, ठीक है, और फटाफट कुछ दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पे आपको समझ में आया कि ट्रस्ट का जो कमीशन कह लो या कुछ भी कह लो, इसको हम रॉयल्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2% था और 3% हो जाएगा। दूसरा चेंज क्या किया गया है कि ये वाले एक्ट में, 1957 वाले एक्ट में कहा गया था कि आपको एक ही मिनरल का लीज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे, ठीक है, यहां पे 3 है, जैसे आयरन, आयरन भी है, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्साइड यानी कि आपके पास ये क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम भी है, कोल भी है, ठीक है, कोल भी है, ये याद रखना। तो ये क्या करेगा कि कंपनी को या तो आयरन का मिलेगा लीज, या तो बॉक्साइड का मिलेगा, या तो कोल का मिलेगा, एक ही मिनरल का आपको लीज मिलेगा। यानी इस पूरे एरिया से आप एक ही मिनरल निकाल सकते हो। ये कहां था, 1957 में था, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला है ये 2025 वाले एक्ट में कि नहीं, ये एरिया आप लीज पे ले रहे हो, ये एरिया आप लीज पे ले रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर मिनरल नहीं ले रहे हो, तो आप इस एरिया में मिलने वाले सभी के सभी मिनरल्स पे आप क्लेम कर सकते हो। यानी सभी के सभी, आयरन भी अब आपका है, बॉक्साइड भी आपका है, कोल भी अब आपका है, यानी कि सारे के सारे मिनरल्स पे आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर पॉइंट, यानी कि 1957 वाले में सिर्फ एक ही मिनरल को दिया गया था, और ये वाले में 2025 वाले बिल में मैक्सिमम मिनरल्स को दे दिया गया है कि भी आप सारे मिनरल्स अब आपके हैं, आप निकालो बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड जो चेंज था ये था, ठीक है। पहला पॉइंट आपने देख लिया, सेकंड जो चेंज था ये था, ठीक है, मैनी मिनरल्स, ठीक है, मैनी मिनरल्स इंक्लूडेड, ठीक है, मैनी मिनरल्स इंक्लूड किए गए, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स को यहाँ पे इंक्लूड किए गए। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आप लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब दूसरा कि खुदाई करते करते, मान लो खुदाई करते करते या मिनरल्स निकालते निकालते ये समझ में आया कि भाई साहब सर एक ऐसा चीज है कि ये जो एरिया है ना 5 किलोमीटर का था, लेकिन ना थोड़ा और मतलब मिनरल्स थोड़ा और बाहर यहाँ तक भी मिनरल्स मिल रहे हैं, तो क्या करें, ठीक है। ये वाले में क्या था, तुम्हारा एरिया उतना ही है, उसी में से निकालोगे ना, उसके आगे के एरिया हम किसी और कंपनी को बेचेंगे। ऐसा किसमें था, 1957 वाले में था, ठीक है, याद रखना। लेकिन यहां पे क्या किया गया है कि नहीं, इस चीज को बताया गया कि आप 10% तक एरिया बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप 10% तक एरिया बढ़ा सकते हो। ये पॉइंट आपको ऐड किया गया है इसमें। क्लियर पॉइंट, 2025 वाले बिल में, ताकि कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो उनको बेनिफिट हो ना यार। अब पूरा खुदाई उदाई सब कुछ करने के बाद, निकालने के बाद पता चल रहा है यार सिर्फ 10 कदम दूरी पे और मिनरल्स हैं, तो यार क्यों ना मैं ले लूं। हाँ, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, बट वो 10% का एरिया आपका बढ़ाया जा सकता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए ये रहा, तो आपका तीसरा पॉइंट क्या था, 10% का एरिया आपको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, 10% का एरिया बढ़ाया जा सकता है, 10% एरिया, ठीक है, क्लियर हो सकता है। क्लियर बच्चे। चलिए अब यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ी कम जगह है, तो अगली स्लाइड्स पे चलते हैं, वरना खिचड़ी पक जाएगी, आपको भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, अब देखिए
ये मैंने आपको बता दिया है, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है, ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, ठीक है, एक्ट नहीं, इट्स अ बिल, क्योंकि अभी पास नहीं हुआ है, अभी प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। ये बिल जो है, ठीक है, 1957 वाला जो बिल था, मतलब एक्ट था, उसमें चेंज लाने के लिए किया गया, और वो कौन सा था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस बिल का एक मोटिव क्या है, लिबरलाइज करना, लिबरलाइज मतलब थोड़ा और आजादी दे देना, ठीक है, थोड़ा और सहूलियत दे देना, थोड़ा और आसान बना देना कंपनियों के लिए ये माइनिंग वाला सेक्टर, ताकि आके इन्वेस्टमेंट करें। अब जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई, नौकरियां उतनी ही बढ़ेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें। चलिए, ये अब देखिए, पहला अब इसमें क्या क्या किया गया है, ट्रस्ट की बात करें, जो मैंने ट्रस्ट की बात की थी, ठीक है, जो ट्रस्ट की बात की थी ना, जो बीच में काम करता है, जो क्या करेगा, खोजबीन करेगा, मिनरल्स कहां से मिले हैं, जैसे इस एरिया में मिनरल है, ठीक है, ये कौन खोजेगा, ना गवर्नमेंट खोज रही है, ना कंपनी खोज रही है, ठीक है, तो कौन खोजेगा, तो ट्रस्ट खोजेगा, ठीक है, ट्रस्ट खोजेगा। अब ये ट्रस्ट का नाम क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे, ट्रस्ट का नाम क्या है, ये आप लोग देखिएगा, क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए, पहले इस ट्रस्ट का नाम होता था NMET, ठीक है, NMET का मतलब क्या होता है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ये होता था कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, 1957 एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें इसका एक ही काम था कि भैया जाओ ढूंढो, ठीक है, ढूंढो, ठीक है, मिनरल्स मिल गए, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि हाँ सर सर यहाँ पे मिल गया है मिनरल्स, ठीक है, अब आप कंपनियों को बोल दो कि बिडिंग करें, ऑक्शनिंग करें और ये मिनरल्स खरीद लें, इतना ही इसका काम था। लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे सिस्टम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि डेवलपमेंट की जरूरत पड़ रही है और रिसर्च की जरूरत पड़ रही है, तो इसको बोला गया, ठीक है, NMET को, कि देखो ऐसा है ट्रस्ट साहब, आप एक और काम सौंप रहे हैं आपको, आप डेवलपमेंट भी करो, ऐसा नहीं कि जो मिल गया उसी को आप बेचने पे फोकस करो, नहीं, उसमें और डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है ये आप जिम्मेदारी उठा लो। तो इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया एक्सप्लोरेशन के बाद, डेवलपमेंट। तब क्या हुआ, जो आपका 2025 वाला जो बिल है ना, उसमें नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का नाम चेंज करके नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट कर दिया गया है। ये अगला चेंज है बच्चे, क्लियर है पॉइंट। चलिए, रॉयल्टी में आपको बता चुका हूं 2 से 3% बढ़ा दिया गया है। रॉयल्टी किसको मिलती है, कंपनीज से, किसको मिलती है, ट्रस्ट को मिलती है, क्लियर पॉइंट। और ट्रस्ट कौन सा, नेशनल एंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, क्लियर पॉइंट बच्चे। यहां पे अगला जो चेंज है, माइनिंग का जो लीज है वो 10% तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उस पूरे एरिया को, क्लियर पॉइंट। चलिए, उसके बाद 50% सेल कैप ऑन कैप्टिव माइनिंग, ये आपको समझने की जरूरत है। सर ये सेल कैप क्या होता है, ये आप बताइए, तब तो समझ में आएगा ना कि 50% तक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो सेल कैप क्या होता है, जैसे मान लीजिए टाटा ने, ठीक है, क्या किया, कोई खनिज पदार्थ लिया, ठीक है, आपको पता है आयरन, ठीक है, आयरन ओर जो हमारे यहाँ पे मिलता है, ये क्या बोलते हैं, झारखंड के बोकारो वगैरह में, वहीं तो स्टील बनती है ना, टाटा स्टील ही तो बनाती है। तो वो क्या करेगी, आयरन ओर में, जिसको मान लो उसने, टाटा ने 100 टन का आयरन ओर निकाला, यानी कि कच्चा आयरन निकाला जमीन से, ठीक है, तो ये क्या करेगी ना, 50% खुद इस्तेमाल करेगी और 50% बेच देगी, ठीक है। तो जो बेचेगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप सेल, ठीक है, या सेल कैप बोलते हैं। 100% सेल कैप का मतलब क्या है कि भैया आप 100% बेच सकते हो, 50% का मतलब क्या है, आप 50% बेच सकते हो, ठीक है, यानी कि आप अब बेचेगा नहीं तो क्या करेगा, खुद इस्तेमाल करो ना, टाटा स्टील बनाती है तो इस आयरन का खुद इस्तेमाल करे, आप बेच नहीं सकते। फिर गवर्नमेंट बोले चलो यार 70% खुद इस्तेमाल कर लो, 30% बेच दो, क्लियर पॉइंट, 50% इस्तेमाल कर लो, 50% बेच दो, ठीक है। तो ये अगला चेंज है, ठीक है, याद रखना। ये -50% सेल कैप ऑन कैप्टिव माइनिंग, -50% का मतलब क्या होता है, पहले 50% था, हटा दिया गया, यानी कि अब 100% चेंज कर सकते हो आप, 100% सेल कर सकते हो, क्लियर पॉइंट। यानी कि जो भी कंपनी आएगी ना, वो अपने आप का ना इस्तेमाल करके 100% सेल कर सकती है, क्योंकि हो सकता है ना कोई कंपनी ऐसे भी उस ऑक्शन में, उस बिडिंग में आए, वो मिनरल्स को खरीदना चाहे, जो कि भैया मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, तो वो क्या करेगी, 100% बेच सकती है, ठीक है। ये आपका अगला चेंज रखा गया है, ठीक है, याद रखेगा बच्चे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बच्चे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, विच इंस्टीट्यूट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद असम राइफल्स, ठीक है।
असम राइफल जो असम वाले क्षेत्र में हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, ठीक है, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट होता है जब दो लोग पार्टनरशिप करते हैं ना, तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे असम राइफल ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यानी कि पार्टनरशिप साइन किया है, ठीक है। ऑप्शंस आर IIT गुवाहाटी, IIT मणिपुर, NIT मणिपुर, AIIMS, ठीक है, यानी एम्स मणिपुर, ठीक है बच्चे। तो देखिए असम राइफल और असम राइफल जो है, ठीक है, हमारे देश की सुरक्षा करती है असम वाले क्षेत्र में, ठीक है, असम राइफल और यहां पे NIIT मणिपुर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIIT, ठीक है, NIIT, ठीक है, सॉरी IIT, ठीक है, IIIT, ठीक है, ये रखना 3 I है, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे क्या है, ये जो NIIT है मणिपुर का और साथ में प्लस असम राइफल, दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यानी कि एक पार्टनरशिप साइन किया है, ठीक है, पार्टनरशिप साइन किया है, याद रखना। और किस लिए पार्टनरशिप साइन किया है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है, पार्टनरशिप यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है, कि हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। और मिलके साथ में काम करेंगे तो किस चीज के लिए काम करेंगे सर, ऐसा क्या बनाएंगे दोनों मिलके सर, ठीक है, तो भाई ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ठीक है, याद रखना ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, ठीक है। अब याद रखेगा, अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, मिलिट्री की ट्रेनिंग पे बात करेंगे, यानी अब देखिए IIT में कौन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, IIT में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और यहां पे कौन है, हमारे सैनिक हैं, यानी कि सोल्जर्स हैं, ठीक है, सोल्जर्स हैं। तो अभी सोल्जर्स और ये सैनिक दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे कि हमारे यहाँ पे नए तरीके से ड्रोन्स कैसे बनाए जा सकें और उन ड्रोन्स का अच्छा इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सके, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये IIT मणिपुर ने और असम राइफल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये किसके अंडर में हुआ है, मतलब कौन ऐसा बंदा है जो मतलब इसको फाइनली अप्रूव कर रहा है, ये न्यूज अनाउंस किसने किया है, तो हिमंता बिस्वा ने किया है, ठीक है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है, ये बात याद रख लें, ठीक है, बिस्वा शर्मा ने किया है। अब ये हिमंता बिस्वा शर्मा कौन है भाई साहब, ठीक है, CM है, ठीक है, CM ऑफ असम, ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप देख लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किसने अनाउंस किया ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का नाम इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। चलिए, बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं PDF में आ जाएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बच्चे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे किसके साथ साइन किया गया, IIT मणिपुर के साइन किया गया है, ठीक है, और किस फील्ड में किया गया है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के फील्ड में साइन किया गया है। और हाँ, असम का कौन सा एग्जैक्ट क्षेत्र है, एग्जैक्ट क्षेत्र, ठीक है, तो असम का मंत्री पुखरी एरिया है, वहां पे साइन किया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, स्टेट का नाम असम, और असम के अंदर कौन सी जगह है, तो मंत्री पुखरी जगह है, और असम राइफल और IIT के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है, ठीक है। इस इवेंट को अटेंड करने वाले कौन है, हमारे मेजर जनरल, ठीक है, राव रूप सिंह है, मेजर जनरल राव रूप सिंह, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, और IIT के डायरेक्टर भी यहाँ पे शामिल रहे थे, इस डेफिनेटली वही डायरेक्टर ही साइन करेगा, ये सारा का सारा साइन किया गया है, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में। डिफेंस एकेडमिया क्यों बोला गया है, क्योंकि जो असम राइफल डिफेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो इंस्टीट्यूट है IIT, ये स्टूडेंट्स यानी एकेडमिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे डिफेंस एकेडमिया कॉर्पोरेशन कहा गया है, नाम दिया गया है। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे वो सारे के सारे कोर्स लॉन्च होंगे, ठीक है, जो कि ट्रेनिंग देंगे, किस चीज की ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, एडवांस ड्रोन बनाए जाएंगे और एडवांस ड्रोन की ट्रेनिंग मिलेगी इन दोनों को, स्टूडेंट्स को और हमारे सोल्जर्स को, याद रखेगा, ठीक है। जो भी कोर्सेज करवाए जाएंगे, इन दोनों को पढ़ाए जाएंगे, वो DGCA सर्टिफाइड होंगे, DGCA सर्टिफाइड होंगे, यानी कि आप जो भी कोर्स करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना कि भैया आपने ये कोर्स कर लिया, आपने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, आपने ये कर लिया, सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो यहाँ पर भी सर्टिफिकेट मिलेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट किसकी तरफ से मिलेगा, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि पूरा हमारा एविएशन सेक्टर देखता है, उस
उसकी तरफ से आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स और सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। ओके, ठीक है। चलिए नाउ आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है भाई साहब। व्हाट इज द नेम ऑफ दुबईज न्यू बिजनेस लाइसेंस सिस्टम। दुबई ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट कर रहा है, अलग अलग तरीके के स्कीम्स लेके आ रहा है। उसी में एक नई स्कीम उसने शुरू किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दुबई के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस लाइसेंस सिस्टम लेकर आया है। तो बिजनेस लाइसेंस सिस्टम इनमें से कौन सा है। फ्री जोन लाइसेंस 2025, वन फ्री जोन पासपोर्ट, दुबई बिजनेस कार्ड एंड फ्री जोन यूनिफाइड लाइसेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये क्या है। देखिए दुबई ने ना D33 नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। दुबई ने क्या किया है, D33 नाम का एक मिशन लॉन्च किया है, D33। इसका क्या मतलब है कि D4 डबल, ठीक है, D4 डबल एंड 33 का मतलब क्या होता है 2033, यानी 2025 चल रहा है, आज से 8 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बोल रहा है, D33 एक मिशन लॉन्च किया है जिसका मतलब है डबल करना है 2033 तक। क्या डबल करना है, जीडीपी, ठीक है। क्या डबल करना है, जीडीपी डबल करनी है, याद रखना। और जीडीपी किसकी, तो दुबई की जीडीपी को डबल करना है, ये उसका मिशन है। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, एफडीआई को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि दुबई में लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, दुबई में लोग आके अपना बिजनेस खोलें, तो डेफिनेटली बढ़ेगी भाई ग्रोथ। तो यहां पे पहले क्या हुआ करता था दुबई में, ठीक है, फ्री जोन हुआ करते थे, याद रखना, फ्री जोन हुआ करते थे। फ्री जोन आज भी है वैसे तो, फ्री जोन ये दुबई के फ्री जोन है, ठीक है, फ्री जोन। अब ये फ्री जोन अलग अलग होते थे, ठीक है, जैसे कि दुबई इंटरसिटी हो गया, एग्जांपल के तौर पे जैसे दुबई इंटरसिटी हो गया, याद रखना, इंटरसिटी हो गया, ठीक है। दुबई मीडिया सिटी हो गया, ठीक है, दुबई मीडिया सिटी हो गया, ये अलग अलग फ्री जोन्स हैं, याद रखना। दुबई मीडिया सिटी हो गया, दुबई फिल्म सिटी हो गया, ठीक है, दुबई फिल्म सिटी हो गया, याद रखना, फिल्म सिटी हो गया। दुबई दुबई इंफोटेक हो गया, दुबई इंफोटेक हो गया, याद रखना। फ्री जोन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जिसमें गवर्नमेंट ने सारी की सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं और अब वहां पे जाके कोई भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है, याद रखना। तो अभी ये अलग अलग तरीके के क्या है, फ्री जोन्स हैं, अलग अलग तरीके के फ्री जोन्स हैं, कहां पे, दुबई के अंदर में, ठीक है, इस तरीके के। तो पहले अगर कोई विदेशी यहां पे बिजनेस करने जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। दुबई इंटरसिटी के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर मैं इसमें काम करना चाहता हूं तो, दुबई मीडिया सिटी में काम करना चाहता हूं तो अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, नाउ दुबई फिल्म सिटी में काम करना चाहता हूं तो अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड दुबई इंफोटेक में काम करना चाहता हूं तो अलग लाइसेंस मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आप याद रखना। लेकिन अभी वन फ्री जोन पासपोर्ट इनिशिएटिव ये कहता है कि ना, ठीक है, ओनली वन पासपोर्ट, ठीक है, ओनली वन पासपोर्ट, ठीक है, ओनली वन पासपोर्ट आप लोगे और आप सभी में बिजनेस कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। अब देखिए अलग अलग पासपोर्ट लेने की वजह से भी तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए एक बंदा यहां पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अब वो अगला पासपोर्ट लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस करे, फिर से वही पैसा खर्चा करे, फिर से उसी दिक्कतों से गुजरे, तो क्या करेगा, एक ही जगह बिजनेस को बढ़ाएगा, बाकी जगह नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली दुबई का भी तो लॉस है ना। अब दुबई ने क्या किया, भैया एक ही पासपोर्ट दे दो ना, यानी एक बंदा एक पासपोर्ट ले लेगा तो हर जगह बिजनेस जाके कर सकता है, हर एक सिटी में, दुबई का हर एक सिटी में जाके बिजनेस कर सकता है, हर सेक्टर में बिजनेस कर सकता है, हर तरीके से बिजनेस कर सकता है। तो दुबई में इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे अपना बिजनेस करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है दुबई के लिए, और जीडीपी उसकी डेफिनेटली यहां पे बढ़ने वाली है। अब इसमें दुबई बेनिफिट क्या देने वाला है, याद रख लेना, ठीक है, और भी चीजें हैं। 100% दुबई यहां पे क्या करेगा, 100% ऑनरशिप देगा। क्या, 100% ऑनरशिप देगा, 100% क्या देगा, ऑनरशिप देगा। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, आपका जब बिजनेस करने विदेश जाते हो ना तो आपको वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करना पड़ता है। जैसे कि मान लो 50% मेरा शेयर और 50% दुबई के लोकल लोगों का शेयर, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, है ना। लेकिन यहां पे अभी दुबई ने क्या बोल दिया है कि ऐसा है, आप एक ही कार्ड लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और हर जगह बिजनेस करो, ठीक है, एक ही पासपोर्ट लो और हर जगह बिजनेस करो। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कि ऑनरशिप 100% मिलेगी अब आपको, यानी अब लोकल पार्टनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं नहीं चाहता भाई लोकल पार्टनर लेना, मैं नहीं चाहता कि दुबई का कोई बंदा मेरे पार्टनर बने और मुझे बिजनेस 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 दुबई में ही करना है, तो मैं नहीं करूंगा। लोकल पार्टनर के बिना नहीं हो सकता है तो नहीं करूंगा, लेकिन अब हो सकता है। अब 100% ऑनरशिप आपकी होगी। क्लियर पॉइंट। तो 100% ऑनरशिप आपकी रहेगी अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कोई लोकल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा जो काम किया जा रहा है एक ही मिशन के जरिए, एक ही मिशन की तरफ किया जा रहा है। दिस इज D33, यानी कि दुबई की इनकम को 2033 तक डबल करना है। ये पॉइंट याद रखना। क्लियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आ रहा है भाई। और एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चे, ठीक है, करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले का जोश जुनून। आप पहले शब्द से अंत के शब्द तक मेरा आवाज, टोन सब इसी लेवल पे देखोगे, जो आपके एनर्जी को बूस्ट करता रहेगा, आपको मोटिवेट करता रहेगा, ठीक है। तो आपको फिर से कह रहे हैं, ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, रहने वाला भी इंपॉर्टेंट, और इनसे बाहर सवाल नहीं आएगा अगर आपने 6 महीने तक लगातार मेरा सेशन देखा विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, कुछ मत छोड़ो। तो भैया उसके बाद जो एग्जाम्स होंगे ना, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया इसी में से आएगा, याद रखना आप लोग, क्योंकि बीच बीच में रिवीजन भी कराऊंगा, पूरे महीने का भी लेके आऊंगा, 6 महीने का भी लेके आऊंगा, ऐसे भी लेके आऊंगा, जिसमें पीछे के सारे करंट अफेयर्स में कवर किया करूंगा, फॉलो किया करूंगा, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आप देख लेते हैं, दोबारा आते हैं। तो दुबई ने 1 फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, ये क्या है? यूनिफाइड बिजनेस लाइसेंस है। यूनिफाइड का मतलब सारे बिजनेस लाइसेंस को एक ही में आपने कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर पॉइंट। कंपनी जो है अब मल्टीपल फ्री जोन में काम कर सकती है एक सिंगल लाइसेंस के द्वारा। क्लियर पॉइंट। और ये क्यों कर रहा है? D3 एजेंडा अपनाया है, यानी कि दुबई की इनकम को क्या करना है आपको? 2033 तक डबल करना है। क्लियर पॉइंट। यहां पे अगला पॉइंट आप देखना कि फुल फॉरेन ऑनरशिप। अब आपको 100% ऑनरशिप मिलेगी, आप बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहते हो अगर वहां पे, तो ठीक है। और हाँ, एक और टैक्स एजम्पशन भी मिलेगा, आप पे टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा, ये भी चलो आपको एक छूट दे दी दुबई ने, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अन्न चक्र डिजाइन फॉर? अन्न चक्र क्यों डिजाइन किया गया है? अन्न चक्र एक मिशन है, ठीक है, ये एक मिशन है, ये क्यों डिजाइन किया गया है, यानी कि अन्न चक्र मिशन को क्यों लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, मेडिकल लैब्स के लिए, या रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। आप देखिए यहां पे क्या है, तो एक अन्न चक्र, तो देखिए अन्न का मतलब क्या होता है? खाना। कई बार दिमाग भी लगाया जाता है हमारा, है ना, दिमाग भी लगाया जा सकता है, कॉमन सेंस भी लगाई जा सकती है। अन्न का मतलब खाना, तो बैंकिंग खाने से तो जुड़ा नहीं है, मेडिकल खाने से जुड़ा नहीं है, ट्रांसपोर्ट खाने जुड़ा नहीं है। खाने से क्या जुड़ा हुआ है? गरीबों के खाने से क्या जुड़ा हुआ है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। ये क्या है? जो आप लोग देखते हो ना कि हमारे गांव में राशन की दुकानें लगती हैं, जहाँ पे सस्ता सस्ता राशन वगैरह दिया जाता है, ठीक है, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जो सरकार राशन बांटती है गांव में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए ही बांटती है, याद रखना। तो सर ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कब शुरुआत हुई थी? तो भाई साहब 1997 में भारत में प्रॉपर तरीके शुरुआत हुई थी। उसके जो बात करें, उसके पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 1942 में, ठीक है, तभी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, इसकी मतलब सैनिकों को तक राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आइडिया वहीं से आया था। लेकिन इंडिया ने इसको 1997 में प्रॉपरली अपनाया, तो इसने 70s में ही था, लेकिन किसी सिस्टम से नहीं अपनाया था। अपनाया कब है प्रॉपरली? 1997 में, जब हमारा 9th 5 ईयर प्लान चला था, ठीक है, याद रखना। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस साल में प्रॉपरली लॉन्च किया गया था? तो 1997 में और 9th 5 ईयर प्लान में। अब ये क्या करेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, 2 तरीके के लोग बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, एक BPL यानी बिलो पावर्टी लिस्ट, और एक APL यानी कि अबव पावर्टी लिस्ट। ये जो होंगे ये गरीब होंगे, पावर्टी यानी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले, और ये गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले। इनको सस्ता सामान मिलेगा, इनको सस्ता सामान मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो होता है ना राशन मिलता है गांव में वो, और इनको नहीं मिलेगा भाई साहब, ठीक है,
इनको नहीं मिलेगा या फिर महंगा मिलेगा, या फिर महंगा मिलेगा। क्लियर पॉइंट, मिलेगा। तो हमारा जो पूरा फोकस है ये पीडीएस का ये रहता है, बीपीएल रहता है, यानी कि सस्ता सामान बेचना लोगों तक। ठीक है, चलिए अब ये सस्ता सामान पहुंचाने में बहुत सारी दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कत क्या आती है, याद रखिएगा। ये रहा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में गेहूं उग रहा है और महाराष्ट्र हमको गेहूं पहुंचाना है। ठीक है, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हर जगह ही है ना भाई साहब। ठीक है, तो महाराष्ट्र हमको यहां पे पहुंचाना है और कितने रास्ते, उबड़ खाबड़, पहाड़, ताल तलैया आएंगे। ये पहुंचा कितनी देर में भैया, 4 दिन में सामान पहुंचा। तो कुछ सामान बर्बाद भी हो गया, कुछ सामान सड़ गया, या डीजल कितना लगा ट्रकों में, आप ये सोचो। उससे पॉल्यूशन कितना हुआ, सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा। तो अभी क्या किया गया है, एक मिशन लॉन्च किया गया है, क्या, अन्न चक्र। ये अन्न चक्र जो है ना, इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालेगा। यानी कि एक एप्लीकेशन होगा, ठीक है, एक अन्न चक्र एक एप्लीकेशन होगा जो बताएगा। अब जैसे हम लोग जीपीएस इस्तेमाल करते हैं ना, जो जाने से पहले, तो हमको शॉर्टकट रास्ता बताता है। तो ये 4 दिन का रास्ता हो सकता है इतना शॉर्टकट हो जाए कि 2 ही दिन में कवर हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कौन करेगा, अन्न चक्र करने वाला है। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद ये एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा, दूसरा भाई 4 दिन जो गाड़ी चल रही थी तो उसमें 4 दिन डीजल लग रहे थे, अब उसमें डीजल कितना लगेगा, सिर्फ 2 ही दिन लगेगा। ठीक है, 2 ही दिन का डीजल लगेगा, तो यहां पे सस्ता हो जाएगा, यानी कि 250 करोड़ तक की सेविंग होने वाली है हमारी भारत सरकार की। ठीक है, इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सिर्फ अनाज बांटने में, गाड़ियों ट्रांसपोर्ट का बता रहा हूं सेविंग। ठीक है, उसके बाद यहां पे एनवायरमेंट भी क्लीन होगा। ठीक है, एनवायरमेंट भी क्लीन होगा, क्योंकि जितनी गाड़ियां चलेंगी, ठीक है, उतनी गाड़ियां CO2 एमिट करेंगी, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा। तो ये क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि भाई हम लोग आसानी से सामान लोगों तक पहुंचा सकें, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम कर सकें, सरकार का खर्चा कम कर सकें और इजीली पहुंच जाए, इजीली। अब ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले भी क्या करेंगे, ठीक है, अन्न चक्र में यहां पे जाएंगे और सारा डिटेल देख लेंगे कि राशन कब आने वाला है, राशन का कीमत। अब इनको भी बिल्कुल ही फ्री में नहीं मिलता, कई कई जगह पे 50 पैसे 1 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाता है, तो वो कीमत क्या चल रही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अन्न चक्र के जरिए सॉल्व किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मैं बात कर रहा था और इसी में चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अन्न चक्र डिजिटल टूल है। डिजिटल टूल है, मैंने बता दिया, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, फूड सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कर देगा, यानी कि बहुत इजीली पहुंचा देगा फूड सप्लाई को। बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से आपका महाराष्ट्र, कहीं पर भी पहुंचाना है तो शॉर्टेस्ट रूट बता देगा। ठीक है, याद रखना। अब इसमें ना 31 स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को कवर किया गया, 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कवर किया गया, याद रखना। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, फिलहाल 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये बात याद रख लेना। तो 28 स्टेट्स में से, ये 28 स्टेट्स है ना, याद रखेगा। और ये टोटल ये कितना होगा, 36 होगा ना टोटल फिलहाल। ठीक है, 36। तो इस 36 में से जो 31 हैं, ठीक है, उसी में ये अप्लाई किया गया है। 31 यानी स्टेट्स सारे के सारे कवर हो चुके हैं इसमें, सिर्फ एक मणिपुर को छोड़ के। ठीक है, एक मणिपुर जो है ना स्टेट्स इसमें कवर नहीं हुआ है अभी। ठीक है, बाकी यानी मणिपुर नॉट कवर्ड। ठीक है, नॉट कवर, इसमें कवर नहीं हुआ है, बाकी सारे के सारे स्टेट्स इस अन्न चक्र में शामिल कर लिए गए हैं। क्लियर पॉइंट, याद रखना, एवरी स्टेट्स आ चुके हैं, बस एक अन्न चक्र इसमें मणिपुर को शामिल नहीं किया गया। यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी शामिल किए गए हैं इसमें, तो दिल्ली शामिल किया गया है। ठीक है, दिल्ली शामिल किया गया है। ठीक है, JNK शामिल किया गया है और लद्दाख शामिल किया गया है फिलहाल, याद रखना। ठीक है, यानी कि ओवरऑल करें तो 31 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी टारगेटेड हैं इस अन्न चक्र स्कीम के अंडर में। क्लियर पॉइंट। सेविंग कितनी हो जाएगी, 250 करोड़ की सेविंग हो जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं तकरीबन। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये भी। और उसके बाद एक मिनिस्टर्स का नाम याद रख लेना, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, श्रीमती नींबूबेन जयतिबाई जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वी आर लॉन्चिंग अन्न चक्र। ठीक है, टू मेक ट्रांसपेरेंट दिस पीडीएस सिस्टम जो अभी चल रहा है फिलहाल इंडिया के अंदर में। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये आपका अन्न चक्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच इवेंट वाज द NABL मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल इनॉग्रेटेड। ठीक है, याद रखिए, एक
मेडिकल जो आपका ये है मेडिकल क्षेत्र में एक क्रांति कह सकते हो आप इसको इजीली, ठीक है, याद रखना। तो क्या है वो क्रांति? NABL मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, एक इवेंट में, ठीक है, कुछ भी इनॉग्रेट होता है तो एक इवेंट होगा, उस इवेंट का नाम क्या है? लैब गो लाइव ISO लॉन्च 2025 गोइंग लाइव एंड मेडिकल एक्रेडिटेशन 2025, ठीक है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी गोइंग लाइव उस इवेंट का नाम था। अब देखते हैं यहां पे NABL क्या है जिसने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। NABL ने NABL एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो NABL क्या है याद रखो, ठीक है, नेशनल, ठीक है, ए से एक्रेडिटेशन नॉट एक्रेडिशन, एक्रेडिटेशन, ठीक है, बी से बोर्ड ऑफ, ठीक है, बी से बोर्ड ऑफ, ठीक है, एक लेबोरेटरी आती है, ठीक है, टेस्ट, बोर्ड ऑफ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी, ये बात याद रखना, ठीक है। ये NABL का क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म है। NABL का क्या है? फुल फॉर्म है, जिसे 1988 में बनाया गया था। अब सर ये NABL क्या काम करता है? आपने ये तो बता दिया कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ये। तो याद रखना ये एक्रेडिशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप याद रखना। एक्रेडिशन जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? एक्रेडिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मान्यता देना, एक्रेडिट करना कि हाँ भैया ये चीज बिल्कुल सही है, मान्यता दे देना, प्रूफ कर देना कि हाँ भाई ये चीज सही है। तो वो प्रूफ करने का काम करता है NABL, ठीक है। और यहां पे किस चीज को प्रूफ करता है सर ये? तो लेबोरेटरी को। एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, याद रखना। फॉर एग्जांपल आपको अभी कोई बड़ी बीमारी होगी, खुदा ना करे कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो मैं चेकअप करवाने लेबोरेटरी जाऊंगा, ब्लड वगैरह जो दूंगा मैं वहां पे, ठीक है, अपना लार्वा वगैरह दूंगा जिससे मेरा चेकअप होगा, है ना। तो वो लेबोरेटरी जो है सही है कि नहीं है, कैसे पता? ऐसे तो मैं भैया 10वीं पास, मुझे पैसा बहुत कमाना है, मेरे गांव में लेबोरेटरी नहीं है, मैंने 10वीं पास लेबोरेटरी को खोल दिया और मस्त लोग आ रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट दे रहे हैं, मेरा यूरिन दे रहे हैं, सलाइवा दे रहे हैं, और मैं टेस्ट करे जा रहा हूं, 10वीं पास हूं भाई, ठीक है। तो मैं क्या ही जजमेंट दूंगा 10वीं पास होकर उनकी बीमारियों के बारे में? नहीं। तो लेबोरेटरी जो भी खुलेगी तो उसको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कि हाँ उसमें वेल डॉक्टर्ड है कि नहीं है, नर्स अच्छी है कि नहीं है, उसकी जो मशीनें हैं वो सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें ध्यान रखा जाएगा, चेक किया जाएगा, और तब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ अब आप लेबोरेटरी चला सकते हो। यानी कि अगर मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूं, यानी कि अगर मेरे पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है वो टेस्ट करने के लिए, तो NABL मुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने सर्टिफिकेट दे दिया तो जान का खतरा हो जाएगा भाई, ठीक है। मैं 10वीं पास कुछ भी लिख के दे दूंगा भाई, समझ रहे हो। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है, NABL जो है सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, क्लैरिटी देता है कि कौन सी लेबोरेटरी इंडिया में ट्रस्टेड है और कौन सी लेबोरेटरी इंडिया में ट्रस्टेड नहीं है। जिसके पास NABL का सर्टिफिकेट है आप उसी लेबोरेटरी में जाना, क्योंकि वही ट्रस्टेड लेबोरेटरी कहलाएगी। लोकल लेबोरेटरीज कुछ भी खोल के बैठ जाते हैं ना, ठीक है, उन पर तो सीधा केस कर दिया करो आप लोग कि भैया ये लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है, ठीक है, याद रखना। तो NABL ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कौन सा? NABL मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है, और जिस इवेंट में लॉन्च किया है उस इवेंट का नाम क्या था? गोइंग लाइव। ये पॉइंट याद रख लेना, क्लियर पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, ये 1988 में किया गया था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ये क्या करेगा एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है इजी एक्सेस देगा, ठीक है, कस्टमर्स को इजी एक्सेस देगा, इजी एक्सेस देगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि आप अपना सारी की सारी रिपोर्ट ऑनलाइन ले सकते हो। अब पता चला है कि भैया 100 लोग रिपोर्ट लेने जा रहे हैं और आपको लाइन में लगना पड़ रहा है और वहां मरीज दम तोड़ रहा है, क्योंकि भाई रिपोर्ट लेके जाओगे तब डॉक्टर शुरू करेगा ना इलाज, ठीक है। अब आपका शहर है दूर, जैसे मान लो कोई लेबोरेटरी है पटना में है और मैं अपने गांव में हूं, ठीक है, लेबोरेटरी में भैया चेकअप तो करा के आ गया, लेकिन 2 दिन बाद आना, ठीक है, वहां पे अब 2 दिन बाद मैं जाऊंगा, लाइन में लगूंगा, मुझे मिलेगा नहीं। अब क्या, ऑनलाइन जाओ, एप्लीकेशन में खट 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 करो, आपको जो नंबर वगैरह दिए जाएंगे वो डालो, OTP डालो, आपकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने ऑनलाइन आ जाएगी।
तो ये इजी एक्सेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हर एक रिपोर्ट उसी के ऊपर मेंशन रहेगी। क्लियर पॉइंट। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। आपकी मेडिसिन वगैरह का जो प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग अगर उस पर कोई डॉक्टर ये डिस्क्रिप्शन देना चाहता है, प्रिस्क्रिप्शन देना चाहता है जिससे आप कंसल्ट कर रहे हो, तो वो भी सारी चीजें आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए, अच्छा एक और चीज, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आता है एनएबीएल, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर बताने वाला हूं। ठीक है, एनएबीएल ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया, मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल में आपको बता चुका हूं। एनएबीएल किसके अंडर में काम करता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब भाई एनएबीएल ही क्वालिटी वाला है, ये कैसे पता? मतलब एनएबीएल लेबोरेटरी की क्वालिटी को चेक करके बता देगा कि हाँ भाई ये लेबोरेटरी को सर्टिफिकेट देना चाहिए। अब एनएबीएल सही काम कर रहा है, ये कैसे पता? तो एनएबीएल के ऊपर भी है क्या? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। याद रखना ये बात को, ठीक है। 1996 में इसको बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये बनाया गया था। क्लियर पॉइंट। अब ये जो एप्लीकेशन बनाएगा फास्ट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर पॉइंट। ये एप्लीकेशन को 19 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था। गोइंग लाइव इवेंट का नाम था। ठीक है, इजीली आप एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली है, इजीली जाओ, बड़े आराम के शब्दों में लिखा हुआ है, इजी शब्दों में लिखा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये आप रूटीन एप्लीकेशन 2-3 घंटे में निकाल सकते हो भाई साहब, 2-3 घंटे में। ठीक है, जो कि आपको 10-10 दिन लग जाने वाले थे ऑफलाइन में जाके। क्लियर पॉइंट। चलिए, नाउ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 सीक्स टू फॉर्मली एस्टैब्लिश विच IIM, यानी कि देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बहुत बड़े बड़े संस्थान है भाई, ये जितने भी IIMs हैं, तो इनको जब भी कोई नया IIM बनेगा ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस बिल के अंदर। IIM बिल है, इसमें चेंज करने पड़ेंगे। IIM एक्ट है, इसमें चेंज करने पड़ेंगे। तो अभी एक IIM और बनाने का कोशिश किया जा रहा है, बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। ठीक है, याद रख लेना। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 में पास किया जा रहा है। कौन सा IIM बनाने के लिए? एक और IIM बनाने जा रहा है। कौन सा IIM बनाने के लिए? तो IIM शिलोंग, IIM गुवाहाटी, IIM रांची, IIM जम्मू। तो करेक्ट आंसर इज IIM गुवाहाटी, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए, तो अब यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि अभी टोटल कितने IIM हैं। ठीक है, 21 IIM हैं और ये एक बनने जा रहा है। अगर बन जाएगा तो टोटल 22 IIM हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर IIM था लास्ट वाला। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए लेटेस्ट IIM कौन सा है, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर बताना है IIM। अब जम्मू एंड कश्मीर IIM जब बना था ना, तो इसके लिए भी तो एक्ट पास हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर IIM एक्ट। ठीक है, कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर IIM एक्ट पास हुआ था 2017 में। क्लियर पॉइंट। अब ये पिछला एक्ट था, IIM को लेकर पिछला एक्ट था, तो इसी एक्ट में चेंजेस किए जाएंगे ना भाई। तो इसी एक्ट में चेंज किए गए हैं और क्या बनाया गया है? IIM अमेंडमेंट बिल 2025। क्लियर पॉइंट। तो पूछा जाएगा कि IIM के किस एक्ट में चेंज करके अमेंडमेंट करके IIM अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है, जिसके तहत IIM गुवाहाटी बनाया जाएगा। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर IIT एक्ट 2017। और ये IIT जम्मू IIM IIT नहीं है, IIM जैन के जम्मू एंड कश्मीर वाला लेटेस्ट है, ये आप लोग याद रखना। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये कुछ और चीजें भी पूछी जा सकती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ना, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, तो इसमें ये गुवाहाटी जो बनेगा ना, ये सेकेंड ऐसा IIM होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड IIM होगा, याद रखना, सेकंड IIM होगा। तो फर्स्ट वाला कौन सा था? IIM शिलोंग। यानी कि अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उसमें एक ही IIM है। ठीक है, इफ अगर मेरे मुंह से IIT निकल रहा है तो उसको माइंड मत करना, कई बार हो जाता है जुबान में। ठीक है, IIT फिसलने लग जाता है। तो IIM जो है शिलोंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पहला है और दूसरा भी गुवाहाटी बनने जा रहा है। ठीक है, हमारे भारत में पहला IIM कब बना था और कौन सा था? तो याद रखना 1961 में। ठीक है, कौन सा बना था? तो कोलकाता बना था। ठीक है, कौन सा? ठीक है, कलकत्ता बना था। ठीक है, कलकत्ता बना था, याद रखना। कई जगह पे गूगल पे आप लोगों को 1961 में अहमदाबाद मिलेगा। ठीक है, अहमदाबाद मिलेगा, याद रखना, अहमदाबाद मिलेगा। तो ऑफ कोर्स इट वाज 1961 में ही था, लेकिन वो कोलकाता के बाद था। तो जब भी आपको पहला इंटरनेट पे मिले कि अहमदाबाद वाला फर्स्ट है, तो वो गलत है बच्चे, आपको कोलकाता वाले पे टिक करना है। क्लियर है पॉइंट यहाँ। चलिए,
तो ये पूरा क्वेश्चन IIM गुवाहाटी को लेकर था, ठीक है। चलिए, लोकसभा में बिल पास हुआ, आपको पता है, ठीक है। और ये बिल किसने पास किया है? हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने ये बिल पेश किया है। और देखते हैं अब इस बिल में आगे क्या क्या होने वाला है। और ये बिल कौन सा? IIM एक्ट 2017 को चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। और गवर्नमेंट ने 550 करोड़ का बजट अलॉट किया है IIM गुवाहाटी के लिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ये सेकंड ऐसा IIM बनेगा। Who launched the प्रेस सेवा पोर्टल? प्रेस सेवा पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल की बात कर रहे हैं, याद रखना, प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अभी प्रेस सेवा पोर्टल क्या है? तो डेफिनेटली प्रेस से रिलेटेड है। पोर्टल का मतलब एक एप्लीकेशन, पोर्टल का मतलब क्या होता है? एक एप्लीकेशन ही तो होता है, एक वेबसाइट ही तो होता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? प्रेस सेवा, ठीक है, प्रेस सेवा पोर्टल, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्या काम करता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, फिर देखते हैं क्वेश्चन पे आके कि भाई क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो देखिए, प्रेस सेवा पोर्टल, पहले जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन या फिर कोई जर्नल निकालना है, तो मैं यूं ही नहीं निकाल सकता, अखबार में यूं ही नहीं निकाल सकता, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कहां पे कराना पड़ेगा? प्रेस रजिस्ट्रार सेंट्रल ऑफ इंडिया, ठीक है। PRGI से क्या कराना पड़ेगा? मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। PRGI से क्या मुझे क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। आप अपना रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो कि मैंने एक, ठीक है, क्या बोलते हैं, जय मीडिया करके एक अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहा, जय मीडिया, ठीक है। तो जय मीडिया मैंने भेज दिया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पास कि सर, ठीक है, इनके पास जय मीडिया चला गया, जैसे कि मान लो जय मीडिया, ठीक है, कहाँ चला गया, ठीक है, इनके पास कि सर मैं एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहता हूँ जय मीडिया के नाम से, मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो। अब उसके पास बहुत सारे काम है, ठीक है। PRGI के पास, PRGI अखबार खोलने के लिए, मैगजीन खोलने के लिए या चलाने के लिए आपको क्या देता है? रजिस्ट्रेशन देता है। और उस रजिस्ट्रेशन के बिना आप अखबार नहीं चला सकते। होता है ना, किसी भी बिजनेस को आप बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। तो ये कौन देता है? आपका प्रेस रजिस्ट्रार सेंट्रल ऑफ इंडिया परमिशन देता है कि भैया आप मैगजीन चला सकते हो, आपकी मैगजीन का नाम वाम सही है। तो मैंने क्या किया, इसके पास PRGI के पास भेजा कि भाई जय एंड मीडिया नाम की मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं, अखबार खोलना चाहता हूं, चलाना चाहता हूं। तो इसके पास गया, अब इसके पास बहुत सारे काम है, तो इसने 20-25 दिन, 40 दिन, 2 महीने या 6 महीने लगा के तो पहले मेरा एप्लीकेशन देखा। इतने एप्लीकेशन के भाई, इसकी भी गलती नहीं है, यहाँ पे भर भर के टेबल पे भर भर के एप्लीकेशन हैं। 6 महीने बाद इसने मुझे क्या बोला कि अरे जय मीडिया के नाम से तो ऑलरेडी एक अखबार है, आप नहीं निकाल सकते हो। फिर मैं दोबारा नाम सोचूंगा, फिर इसके बाद भेजूंगा, अगला 6 महीने फिर लगाएगा। तो सोचो ना यार, मैं कितना परेशान होऊंगा। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिज्म कर चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, वो कितना परेशान हो रहे हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहां पे क्या किया गया है, PRGI ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, ठीक है, PSP यानी कि प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। बोला है कि देखो अब आप यहां पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसी पे हैं। अब जय ने क्या किया, जय एंड मीडिया ने क्या किया, अब यहां पे जाके क्या कर लेगा, रजिस्ट्रेशन कर लेगा, यहां पे जाके क्या कर लेगा, रजिस्ट्रेशन कर देगा। क्लियर पॉइंट। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है, जो वो इतना सारा छानबीन करने के बाद उसको पता चला ना कि जय मीडिया पहले से ही एक है। आप जाओ यहाँ पे खटखट डालो तो आपको बता देगा, खट 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 खट, अरे जय मीडिया नाम का तो पहले से एक चैनल है, तो आप दूसरा नाम सोचोगे। आज आप जीमेल आईडी बनाते हो ना इंस्टाग्राम पे, तो आप जब नाम डालते हो ना तो बताता है, ठीक है, कि ये ठीक है, जय ओझा @gmail.com, नहीं, दिस इज नॉट अवेलेबल, बताता है ना। वैसे आपको ऑन द स्पॉट बता देगा कि ये नाम अवेलेबल नहीं है। तो सोचो आपका 6 महीने, साल भर कितना समय बच रहा है, और आपके लिए पैसे की कितनी बचत हुई। आपने बिल्डिंग लिया हुआ है कि भैया अगले महीने से काम शुरू करना है, ना आप बिल्डिंग खाली कर पा रहे हो, ना आप उसमें प्रेस शुरू कर पा रहे हो। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं भाई रजिस्ट्रेशन में। तो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन की दिक्कतों को कौन सॉल्व करने वाला है, यहाँ पे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करने वाला है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए ये बनाया कब गया था, ठीक है, तो एक तो आपका 1867 में अंग्रेजों ने एक्ट पास किया था, उसी एक्ट को आगे बढ़ा के ये किया गया था 1976 में। क्लियर पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, PRGI जो आपका प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1976 में स्टैब्लिश किया गया था, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर बच्चे। अब ये पोर्टल क्या करेगा, ये पोर्टल हर चीज को आसान कर देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंट कर देगा, सस्ता कर देगा, सहूलियत के हिसाब से कर देगा।
तो यही इस पोर्टल का काम है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसी ने लॉन्च किया है प्रेस सेवा पोर्टल। क्लियर बच्चे यहाँ पे? चलिए अब देखते हैं, ठीक है, पीआरजीआई प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और उसके चेयरमैन कौन है फिलहाल, योगेश बाजवा जी हैं। तो योगेश बाजवा ने लॉन्च किया, ये भी आप कह सकते हो। क्लियर है? सेकंड देखो क्यों किया गया है, टू मेक न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्ट्रेशन इजी और ऑनलाइन। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होने वाला है, जल्दी से अप्रूवल मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो गया है, सब कुछ इजी हो गया है। ठीक है, याद रखना। और जो नया एक्ट लेके आया जाएगा पीआरजीआई के द्वारा, ठीक है, न्यू लॉ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, ठीक है, ये एक नया एक्ट भी पास किया जाएगा जिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, जिस एक्ट के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और ये पीआरपी एक्ट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, पीआरपी। ठीक है, याद रखना, पीआरपी एक्ट के नाम से। और पीआरपी एक्ट का नाम मतलब क्या है, ठीक है, लॉ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट। ये एक्ट भी लॉन्च किया गया है। इस एक्ट के अंडर में आप अपनी पत्रिकाओं को, मैगजीन को, आप अपने अखबार को क्या कर सकते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस एक्ट के अंदर। लेकिन रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ही करेगा, पीआरजीआई ही करेगा। ये बात आप याद रख लेना। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? चलिए, पहली बार इसका जो शुरुआत की थी वो किस किसने किया था, याद रखिए, तेलंगाना ने इसको पहली बार शुरू किया था। ठीक है, कि भैया इतनी दिक्कतें आ रही हैं यार, हम लोग अखबार नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, मैगजीन नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, लो भैया सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सारा आपको पोर्टल दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब सवाल ये आता है कि सर इस पोर्टल पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है, और 3 महीने 6 महीने कितना भी हो गया तो यार मैं क्या करूंगा फिर। ठीक है, मतलब हो सकता है पोर्टल ही फेल हो, अभी तो लॉन्च हुआ है, देखते क्या है। तो इसने क्या बोल रहा है, नहीं 60 दिन तक आपने एप्लीकेशन दिया और 60 दिन के अंदर, पहले तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 60 दिन तक अगर नहीं दिया है ना, तो आप का जो नाम आपने रखा है, आप अखबार में आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी इसका मतलब ऑटोमेटिक आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर 60 दिन तक यहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस एप्लीकेशन पे, तो क्या आपको ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगा कि आप अपना अखबार शुरू कर सकते हो। ये बात याद रख लेना। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए, ये सारी चीजें। अब इसे एक और बेनिफिट होगा, ठीक है, ये जो प्रेस का जो एक्ट आया है, ठीक है, पोर्टल आया, इससे एक और बेनिफिट होगा। इसमें अब सिर्फ और सिर्फ जो ट्रस्टेड यूजर्स ही होंगे, ट्रस्टेड यूजर्स ही होंगे, ठीक है, यूजर्स ही होंगे, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो फेक तो कोई होगा नहीं। ऐसा नहीं कि अपना अखबार वो चला नहीं रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ठीक है, अपना नाम चलाने के लिए कि भैया आज तक अखबार, आज तक मैगजीन, आज तक ये, आज तक वो, आज तक हम सोच रहे हो आज तक इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वो 12 ब्रांड दिखा के और चला कितने रहे, सिर्फ 2। हम 12 की वजह से सोच रहे हो इतना बड़ा ब्रांड है लेकिन चल कितने रहे, 2। तो 12 का नाम रोशन होने की वजह से 2 को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑनलाइन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, सब दिख जाएगा कि कितने पोर्टल है, कितने काम कर रहे हैं। पहली बात तो इसका बेनिफिट कैसे होगा, जब गवर्नमेंट क्या देती है, एडवर्टीजमेंट देती है, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट देती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को एक बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये ट्रस्टेबल है, इसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो इसको एडवर्टीजमेंट वही दो। जैसे गवर्नमेंट ने लाडली बिटिया, ठीक है, लाडली बहना स्कीम लॉन्च किया था, तो अखबारों के जरिए ही तो, मीडिया के जरिए ही तो लोगों को बताया था ना, ठीक है, तो वो मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए लोगों को बताएगी। तो वो अखबार कौन से होंगे, वो होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ट्रस्टेबल अखबार हैं। उसमें जाके पोर्टल में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज चेक करेंगे कि हाँ भैया ट्रस्टेबल है कि नहीं है, उसके बाद उनको ऐड दिया जाएगा। समझ, कहीं पता लग रहा है कि भैया उस ऐड में निगेटिविटी कराई जा रही है, वो ऐड जो कांग्रेस को फेवर करने वाला है, बीजेपी को फेवर करने वाला है, या अकाली दल को फेवर करने वाला हो, उस गवर्नमेंट की स्कीम को बहुत ही फेंक रहा है, हटा रहा है कि नहीं नहीं बड़ी गंदी चीज है, अब ये बहुत गंदा किया गवर्नमेंट ने, नहीं, तो गवर्नमेंट उसको हटा देगी उस लिस्ट से, उसको ऐड नहीं देगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को भी एक फायदा है कि उसको ट्रस्टेबल यूजर्स मिल जाते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने प्रचार वगैरह के लिए। क्लियर है बच्चे यहाँ पे? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि कर्मयोगी अभियान गाइडेड बाय विच प्रिंसिपल। आदि कर्मयोगी अभियान, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आदि कर्मयोगी अभियान क्या है। ठीक है, याद रखना, आदि कर्मयोगी अभियान है क्या। सबसे पहले तो देखो, आदि का मतलब क्या होता है, आदि आदिवासी से निकला है, ठीक है, आदि आदिवासियों से निकला है, ये बात आप याद रख लेना, आदि आदिवासियों से निकला है। ठीक है, तो आदि कर्मयोगी, तो डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू द आदिवासी एंड ऑल, ट्राइबल सेक्टर से रिलेटेड है, आप ये कह सकते हो। क्लियर पॉइंट? तो ये है क्या, आदि कर्मयोगी अभियान में, ठीक है, आदिवासी यानी ट्राइबल, जो ट्राइबल लोग है ना, आदिवासी लोग है ना, ट्राइबल्स, आदिवासी जो लोग है ना, उनके लिए काम किया जाएगा। अब उनके लिए कैसे काम किया जाएगा, ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्राइबल्स कितने सारे हैं, ठीक है, चलिए
ये बहुत सारे ट्राइबल्स के गांव हैं, ध्यान सुनना, ये बहुत सारे गांव हैं जो ट्राइबल्स के हैं, ठीक है। अब ट्राइबल्स के पास स्कूल वगैरह बहुत ही कम है, अब स्कूल्स वगैरह कम है तो उनकी पढ़ाई लिखाई में बड़ी कमी आती है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई या गवर्नमेंट की योजनाएं वगैरह जो भी है उसका फायदा इन लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है भाई? ये पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल की सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जितने भी गांव है, जैसे मान लो 20 लोग हैं यहाँ पे, ये 20 गांव हैं, है ना, और 20 गांव में ये तकरीबन 20,000 की आबादी है, 20,000 की आबादी है, तो 20 के 20,000 लोगों को तो गवर्नमेंट में भेज नहीं सकते, तो यहाँ से हर एक गांव से एक एक लीडर चुना जाएगा, ठीक है, हर एक गांव से एक एक लीडर चुना जाएगा, यानी कि 20 लीडर्स होंगे, कितने? 20 लीडर्स चुने जाएंगे, याद रखना। और इन 20 लीडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, 20 लीडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया आपको ये स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, इन 20 लीडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी गांव के जो मुखिया है ना 20, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट की ये स्कीम्स मिल रही हैं, आप गवर्नमेंट की स्कीम्स का इस तरीके से फायदा उठा सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। ये किनको मिलेगा? 20 लीडर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इसी अभियान का नाम क्या है? आदि कर्मयोगी, ठीक है, आदि कर्मयोगी, याद रखना। तो आदि कर्मयोगी क्या करेगा अभियान, ठीक है, ये लीडर्स तैयार करेगा, लीडर्स को ट्रेंड करेगा, और ये लीडर्स जाके अपने गांव में लोगों को ट्रेंड करेंगे। किन लोगों को ट्रेंड करेंगे? अपने गांव वासियों को जाकर ट्रेंड करेंगे कि भाई साहब आप इस तरीके से करो, शिक्षा मुफ्त है, पानी अच्छा मिलेगा, पीडीएस में राशन आपको मिलता है, बीपीएल कार्ड बनवा लो, मेडिकल फैसिलिटी सरकार दे रही है। ये गांव में जाके कौन बताएगा? ये 20 लोग बताएंगे, यानी ये 20 लीडर्स बताएंगे। और इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? आदि कर्मयोगी अभियान के द्वारा दिया जा रहा है। बड़े बड़े जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स को तैयार कर रहे हैं, गांव वालों को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखना, सेवा, संकल्प और समर्पण, ठीक है, स्वच्छता, शिक्षा और समाज, स्किल, सर्विसेज एंड सक्सेस, साइंस, सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो करेक्ट ये रहा, ठीक है। सेवा का भावना है, सेवा, संकल्प और समर्पण, ये 3 इसके मुद्दे हैं, इसी को आगे रख के ये काम करता है। आदि कर्मयोगी अभियान किस लिए काम करता है? सेवा के लिए, संकल्प इसका दृढ़ है, ठीक है, और समर्पण, यानी ये सारे जो लोग हैं ना अपने गांव के लिए समर्पित हो चुके हैं, ये 20 लीडर्स, ये जाएंगे ट्रेनिंग लेंगे और अपने गांव वालों को समझाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट आदि कर्मयोगी आदि कर्मयोगी अभियान, ठीक है बच्चे। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन अभी सरकार इसमें इंप्लीमेंटेशन और कर रही है, तो इसलिए करंट न्यूज में काफी बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है। अच्छा, ट्राइबल लीडरशिप क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे लीडर्स तैयार कर रहे हैं ना, लीडर्स तैयार कर रहे हैं, लीडर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये लीडर्स गांव में जाके अपने लोगों को समझाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? अब इसका मकसद क्या है? ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको प्रमोट करना, ठीक है, उनमें गवर्नेंस, यानी कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, किस तरीके से लोकल लेवल पे आप लोग काम करोगे। अभी 20 लोग जो ट्रेंड हुए हैं गांव के मुखिया, ये अपनी गवर्नेंस को इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना, इजीली उनके साथ काम कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। और ट्रेनिंग किसके जरिए लिए हैं? आदि कर्मयोगी अभियान के अंडर में लिए हुए हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे बच्चे, ठीक है। अब ये एक जो प्रोग्राम है, ये किस बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो जनजातीय गौरव वर्ष एंड कंट्रीब्यूट्स टू विकसित भारत 2047, 2 ऐसे मिशन है भारत सरकार के। पहला जनजातीय गौरव वर्ष है, ठीक है, ये एक तो याद रखना, ठीक है, यानी कि जनजातियों के लिए काम किया जाएगा, ट्राइबल लोगों के लिए काम किया जाएगा। और दूसरा, ठीक है, विकसित भारत मिशन 2047 तक भारत को विकसित बना देना है, ठीक है। ये सरकार का जो मिशन था, इसमें भी तो हेल्प होगी ना। ट्राइबल लोग अब अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो डेफिनेटली हमारा भारत विकसित होगा। 2047 तक हो सकता है कि 0% इलिटरेसी हो, हमारे यहाँ पे अशिक्षा हो ही ना, यानी कि लोग पढ़े लिखे हो, लोग सोचने की समझने की शक्ति बढ़े, उनकी सरकार अच्छी चुनने लग जाए, तो ये विकसित भारत की तो निशानियां हैं। तो 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। इस लक्ष्य के लिए भी आदि कर्मयोगी अभियान बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी ये बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं, उनके अंडर एक छोटा सा स्कीम है, जैसे कि ये विकसित भारत 2047 विजन, इसके अंडर में ही आ जाएगा क्या? आदि कर्मयोगी अभियान। क्लियर बच्चे यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके लिए। अब मैंने बता दिया ना कि ये जो गवर्नेंस हो गया, ठीक है, मतलब लोकल लेवल पे जाके किया जाएगा, वर्कशॉप किया जाएगा, ये बताया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। मास्टर ट्रेनर्स कौन है?
जो उन जो ट्रेनिंग लेने गए हैं ना 20 लोग, उनको ट्रेनिंग देने वाले मास्टर्स ट्रेनर्स हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी और तकरीबन 1 लाख ट्राइबल गांव को कवर किया जाएगा, यानी आदिवासियों को 1 लाख गांव को यहाँ पे कवर किया जाएगा और तकरीबन 20 लाख, ठीक है, 20 लाख लीडर्स बनाए जाएंगे। मैंने 20 लीडर का एग्जांपल दिया था, 20 लाख लीडर्स बनाए जाएंगे और ये कहां पे होंगे? 550 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, 550 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 550 जिलों में ये किए जाएंगे, ठीक है, अप्लाई किया जाएगा और 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में फिलहाल इसको जगह मिली है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? तो आदि कर्मयोगी अभियान 30 यूनियन टेरिटरी, 30 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में लागू किया गया है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? और इसमें 550 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जुलाई 2025। ठीक है, देखिए अभी अगस्त चल रहा है तो जुलाई का आंकड़ा आ चुका है कि जुलाई में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर कितना रहा है। ठीक है, क्या? बेरोजगारी दर, ठीक है, बेरोजगारी दर कितना रहा है, याद रखना कितने? तो हमारे जुलाई 2025 के महीने में 5.6%, 5.2%, 6%, 4.8%। तो गवर्नमेंट ने बोला है भाई देखो बेरोजगारी होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने के काबिल हो, एक ऐसा व्यक्ति काम करने के, ठीक है, काबिल हो, याद रखना, यानी कि उसका हाथ पैर सलामत हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, काम करना चाहता हो, ठीक है, याद रखना, काम करना चाहता हो, ठीक है, मैं काम भी लिख देता हूं, काम करना चाहता हो, ठीक है, और जितनी सैलरी मार्केट में है उतनी ही सैलरी पे काम करना चाहता हो, ठीक है, याद रखना, एट अ गिवन वेज रेट, एट अ गिवन वेज रेट यानी जितनी सैलरी मार्केट में है उसी सैलरी पे। ऐसा नहीं कि 20,000 का काम बोल रहा है हमको तो 80,000 चाहिए तो ही काम करेंगे। भैया 20,000 का रोजगार है, तुम नहीं कर रहे हो, रोजगार तो है ना, तो उसको बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। याद रखना ये तीनों की तीनों कंडीशंस हैं, यानी कि बंदा काम करने के काबिल भी है, काम करना चाहता भी है और जितना रेट चल रहा है मार्केट में उसी रेट पे काम करना चाहता है। ठीक है, अगर ये सारी की सारी चीजें होने के बावजूद भी नौकरियां नहीं हैं तो वो बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है, इन तीनों में से एक भी चीज है, भैया मैं काबिल हूं, काम ही नहीं करना चाहता, अबे रोजगार है, भैया 20,000 की नौकरी आपको दिलवा रहे हैं, मुझे नहीं करना, मैं काम ही नहीं करना चाहता, तो भैया रोजगार तो है ना, आप नहीं काम कर रहे हो तो बेरोजगारी कहां से आई। ठीक है, याद रख लेना। तो बेरोजगारी, और ये बेरोजगारी का आंकड़ा देता कौन है, कौन निकालता है? ठीक है, तो याद रखना बेरोजगारी का आंकड़ा जो है, ठीक है, एनएसओ बताता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि बेरोजगारी कितनी है। ठीक है, और इसमें सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनएसएसओ इन दोनों का मिला के क्या बनता है? देखो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरा आंकड़ा देता है बेरोजगारी का, ये दो संस्थाओं को मिला के बना गया है। ठीक है, पहला सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिला के तो एनएसओ ही बताता है बेरोजगारी कितनी है। तो एनएसओ ने क्या बोला है कि भाई साहब जो पिछले महीने में जो बेरोजगारी थी ना वो कितनी थी हमारी? 5.6% थी, जो कम होकर 5.2% हो चुकी है जुलाई में। ठीक है, जून से जुलाई में जब हम मतलब बढ़े आगे की तरफ तो 5.2% हमारी बेरोजगारी हुई है जुलाई के अंदर में। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोग एक अलग पॉइंट देखोगे 5.2%। ठीक है, चलिए ये सारी चीज मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है, 5.2% हो चुकी है, जबकि पहले कितनी थी? 5.6% थी, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है भारत में हमेशा से ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली रही है, ज्यादा नौकरियां खेती बाड़ी में ही है, तो इस बार भी सेम चीज है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी कितने लोग लेबर यानी कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी भागीदारी देख लेते हैं। ठीक है, जो LFPR के नाम से जानते हैं। रूरल क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 57.1% लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, बाकी बेरोजगार हैं। अर्बन क्षेत्र में 50.6% लोग काम कर रहे हैं, बाकी बेरोजगार हैं। वर्कर्स पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इतनी है 52%, जिसमें रूरल में 54.4% और अर्बन में 47.1% है। ये सारी चीजें परसेंटेज आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं करंट अफेयर आपके लिए इसलिए लेकर आया था ताकि कुछ स्टैटिक चीजें बता सकूं। ठीक है, ये कितना परसेंटेज तो हर महीने बदल जाएगा। ठीक है, हर महीने बदल जाएगा, तो इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या याद रखना है, जून में 5.6% बेरोजगारी दर थी और अभी 5.2% बेरोजगारी दर है। और अगर आप लोग यूपीएससी वगैरह के एग्जाम की दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप पीएससी की देना चाहते हो, तो उसमें ये सारी सारी चीजों को आप लोग अपने आंसर फ्रेमिंग में डाल सकते हो, इसलिए मैं आपको सारी सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बच्चे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज द वेनेरा डी मिशन टारगेटिंग। ठीक है, अब देखो कौन सा एक मिशन वेनेरा डी है। ठीक है, एक मिशन का नाम है वेनेरा डी। ठीक है, वेनेरा डी मिशन का नाम है। ठीक है, तो ये किस प्लैनेट को टारगेट किया जा रहा है? तो देखिए वेनेरा डी नाम से समझ में आ रहा है, वेनेरा वीनस। ठीक है, वीनस,
तो वीनस पे एक अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा जाने का प्लान किया जा रहा है, ठीक है। कहां पे? वेनेरा डी, ठीक है, वीनस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वीनस की बात कर रहा हूं, यानी कि शुक्र ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना, क्लियर पॉइंट, शुक्र ग्रह की। यहां पे इस तरीके से सैटेलाइट भेजे जाने की, स्पेसक्राफ्ट भेजे जाने की बात की जा रही है। और ये किस कंट्री का स्पेसक्राफ्ट है? ठीक है, तो रशिया का है, हमारा नहीं है, याद रखना। तो पहला तो पहला सवाल आता है बच्चों, ये आता है कि वेनेरा डी मिशन किसका है? तो रशिया का है। और किस ग्रह के लिए है? तो ये वीनस ग्रह के लिए, ये आप याद रख लेना, क्लियर पॉइंट, ये आप देखोगे। अब ये क्या बोल रहा है रशिया की, देखो यार हम ये स्पेस मिशन लेके आए हैं जो हम 2026 में स्टार्ट कर देंगे, 2026 में स्टार्ट कर देंगे और 2030 तक आते आते इस मिशन को कंप्लीट कर देंगे और इसको हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो ये मिशन किस लिए ऊपर जाएगा? वीनस ग्रह में, जो बाकी ग्रहों पे जाते हैं तो करते हैं ना, ठीक है, वही काम ये वीनस ग्रह पे जाके करेगा, यानी कि इमेजेस भेजेगा। उस इमेजेस से हमको ये पता चलेगा कि भैया वहां पे क्लाइमेट कैसा है, वहां पे क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। या फिर इंडिया की तरफ देखेगा तो इंडिया का जो मौसम वगैरह का हाल बता सकता है, या फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर आ रहा है, आपदा आ रहा है, तो उसका एक पूरा हाल बता सकता है। इमेज देख के पता चल जाएगा ना सारी चीजों को, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें जो हम लोग बाकी ग्रहों पे पता लगाने के लिए भेजते हैं स्पेसक्राफ्ट, सेम चीज ही है, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है वही सारी चीजों का पता लगाने के लिए, ठीक है, रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए वहां उस ग्रह को, ठीक है। वेनेरा डी मिशन का नाम है, रशिया लॉन्च कर रहा है। इसमें भी आपको इतना ही जानने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने बोला 2026 से 30 तक हम लोग कवर करेंगे, 26 में स्टार्ट करेंगे, 30 में कवर करेंगे। अब बीच में जो भी डेवलपमेंट होंगी वो आपकी इंफॉर्मेशन बनेगी, फिलहाल आपको यही करना है, क्लियर बच्चे। यहाँ पे चलिए, रशिया कर रहा है सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। और रशिया का स्पेस जो प्रोग्राम है वही उसी के साथ मिलकर कर रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज, नासा इसका साथ दे रहा है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है, ये क्लियर। 2030 तक, ठीक है, ये पूरा मिशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। 2036 तक इसका ये डेडलाइन है, 2036 तक किसी भी कीमत में कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। वेनेरा डी में क्या क्या है? लैंडर है, बलून प्रोब है और ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। वही है, एक लैंडर जाएगा तो उतरेगा ना भैया, उतरेगा ना, लैंड करेगा ना, उसको लैंडर बोलते हैं, ठीक है। जो हर एक मिशन में होता है वही इसमें भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर पॉइंट याद रखना, ठीक है। जो मैंने बताया ना, देखो फाइनल आपका 2036 तक, 34 से 36 के बीच में हो जाएगा, शुरुआत 2026 में कर देगा, ठीक है। 26 से 30 के बीच में जो भी अपना काम करना होगा डेवलपमेंट करेगा, और 34 और 36 फाइनल भेज भाज के रफा दफा कर देगा पूरे इस मिशन को, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, बाय विच ईयर डज इंडिया प्लान अ भारतीय अंतरिक्ष मिशन? भारतीय अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन, इंडिया ने भी एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, और कहा है कि ये पूरा मिशन हम किस साल तक लॉन्च कर लेंगे, ये चीज है। देखो, तो इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग 2035 तक, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, बना लेंगे। अब याद रखना शब्द क्या आ रहा है? स्टेशन, ठीक है। स्टेशन का मतलब क्या होता है? वहां पे जाकर हम रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, छुट्टियां मना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2035 तक इंडिया जो है, 2035 तक क्या कर लेगा? अपना खुद का, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऑलरेडी, इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा, याद रखना है, स्पेस में, जहां पे लोग जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। ये इंडिया ने टारगेट दिया है 2035 तक का, 2030 से शुरुआत हो जाएगा, 2035 में जाके पूरा टारगेट इसका खत्म हो जाएगा, ऐसा बताया है, ठीक है। इसरो ने ये चीज को कंफर्म किया है, ठीक है बच्चे। चलिए, अच्छा, इसरो की शुरुआत कब हुई थी ये भी बता दो, ठीक है। 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी, ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है, विक्रम साराभाई ने की थी, ये भी आप लोग याद रखना, क्लियर पॉइंट। कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आप देख लेते हैं इसकी डिटेल क्या है। इंडिया ने प्लान किया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035, ठीक है, याद रखना, पूरा। अब ये पूरा कवर कर लेगा, लेकिन जो भारतीयों को भेजने का कार्य होगा ना, वो 2040 से शुरू होगा, कि भारतीय अब जाएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे वहां पे, सारी चीजें, क्लियर पॉइंट यहाँ। चलिए, और ये जो मिशन है किस मिशन का हिस्सा है, ठीक है, किस, जो हमने अभी मिशन किया था ना, विकसित भारत मिशन, ठीक है, विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत 2047 तक, जो हमने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक जाके हम लोग
पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे। तो उसी बड़े मिशन का एक छोटा सा हिस्सा ये भारतीय अंतरिक्ष मिशन। क्लियर पॉइंट? 2047 तक। क्लियर पॉइंट? ये क्यों किया जा रहा है, ठीक है, इसको और कैसे किया जाएगा इस लक्ष्य तक? भैया 25 चल रहा है और 2035 में 10 साल है। तो देखिए पहले तो इसरो को थोड़ा और मॉडर्नाइज किया जाएगा और फैसिलिटीज ऐड की जाएंगी, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया जाएगा कि भैया प्राइवेट सेक्टर्स अगर काम करना चाहे तो यहाँ पे आके प्राइवेट सेक्टर्स काम कर सकता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च किए जाएंगे, इनोवेशंस किए जाएंगे, तब तो कहीं जाके भाई वहां पे जाके सर्वाइव कर पाओगे। और किस तरीके के रिसर्च होंगी, ठीक है, याद रखना, डेली लाइफ से होगी, जीपीएस सर्विसेज से होगी, सैटेलाइट से होगी, टीवी वगैरह से होगी। ये हर चीज का रिसर्च और गहरे में करना पड़ेगा, तब तो कहीं जाके ये मिशन पूरा पूरा लॉन्च होने वाला है। क्रॉप मॉनिटरिंग करने के लिए, वेदर अलर्ट करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए ये मिशन काफी ज्यादा जरूरी है। तो भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो लोग जाएंगे वहां, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह जाएंगे तो सारी चीजें बताएंगे ना, मॉनिटर कर पाएंगे, क्रॉप मॉनिटर कर पाएंगे, धरती पे क्या चल रहा है, ठीक है, वेदर मॉनिटर कर पाएंगे, क्लाइमेट मॉनिटर कर पाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को पता चलेंगी। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर ऑफ टुडे 21 अगस्त 2025 एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, एनर्जी लेवल पूरी वैसे ही रही होगी जैसे शुरुआत में थी। एंड आई एम श्योर, याद रखना, बार बार बता रहा हूं, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। अगर आपने एंड तक 6 महीने कर लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां बूस्ट कर दूंगा मैं, एंड प्रॉमिस है ये मेरा।